हाँ जी, तो अभी हम पढ़ेंगे जो हमारे पास सिलेबस का पहला पॉइंट है, इंट्रोडक्शन टू पंचकर्मा। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, पंचकर्मा एंड शोधन एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। ये हमारे पास सिलेबस का जो पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन आता है, उसका पहला जो है सब पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पंचकर्मा है क्या, सॉरी इंट्रोडक्शन टू पंचकर्मा है क्या। इसमें ये आता है कि पंचकर्मा का हम परिचय देखेंगे बेसिकली। तो हमें पता है कि भाई आयुर्वेदा जो है उसका प्रयोजन क्या है, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण, मातुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक है, तो भाई बस यही जो दो काम होते हैं, इनको करने के लिए जो है हम हमारे जो हमें है वो सिद्धि के लिए पंचकर्मा की जो है ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहली इंट्रोडक्शन में तो हमने ये लिख दिया कि भाई ये प्रयोजन को सिद्ध करने में जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात है, इसकी इंट्रोडक्शन में ये पार्ट भी लिखा जा सकता है कि पंचकर्मा का जो है अष्टांग आयुर्वेद के अंदर स्थान प्राप्त नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास 8 अंग हैं उनके अंदर इसका जो है कोई स्थान नहीं है, बट स्टिल इस जो पंचकर्मा की है, अष्टांग आयुर्वेदा के जितने भी विभाग हैं, है ना, उन सब में इसकी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम माने कि जो काय चिकित्सा है उसके अंदर जितने भी लगभग जितने भी रोग हैं उन सब के अंदर क्या होता है, पंचकर्मा जो है वो निर्दिष्ट है। ठीक है, केवल उरु स्तंभ को छोड़कर। ठीक है, उसमें हमने बोला हुआ है कि जो पंचकर्मा होता है, हमने क्या, चरक जी ने बोला हुआ है कि पंचकर्म जो है वो नहीं कराना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारे पास पहला पॉइंट हमने इसमें कवर करा कि ठीक है इंट्रोडक्शन टू पंचकर्मा। इंट्रोडक्शन टू पंचकर्मा में हम पहली जो सब हेडिंग बनाएंगे वो बनाएंगे पंचकर्मा का परिचय। उसके बाद हम पंचकर्मा की क्या देंगे, डेफिनेशन देखें। सबसे पहले देखते हैं पंचकर्मा का शब्दार्थ। हमें सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि पंच का मतलब पांच, कर्म का मतलब जो भी कर्ता द्वारा किए जाने वाले जो कार्य होता है उसे हम कर्म बोलते हैं। तो अगर चिकित्सक है उसके द्वारा स्वास्थ्य रक्षण या रोग निवारण क्रिया की जाने वाले जो 5 कर्म होते हैं उनको पंचकर्म बोलते हैं। सिंपल सी बात। अब ये वाली डेफिनेशन आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि पंचकर्म जो है वो प्रायश्च, ये है प्रायश्च शब्द मतलब ज्यादा करके शोधन की वह विधि है। ठीक है, वह विधि है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, शरीर के जो वृद्ध दोष हैं, मतलब इंक्रीज्ड दोष है, या फिर उत्कृष्ट या फिर उनको उत्कृष्ट, अगर बड़े नहीं है तो उत्कृष्ट करा लो, फिर दोषों को क्या करना है, प्राय कोष्ठ में लाना है। ठीक है, उसके बाद उन्हें निकटतम मतलब जो पास वाला मार्ग है उससे प्राय प्राकृत मार्ग से बाहर निकाल कर त्रिदोष साम्य स्थापित कर अब पुनर्भव को प्राप्त करते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हम सोचें कि हमारी अमाशय में कफ बढ़ी हुई है। ठीक है, मतलब हमारे पास दोष कौन सा बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब उन दोषों को हमने क्या किया, पहले कफ को हम कोष्ठ में लाए, फिर जो निकटतम मार्ग है, क्या मुंह मार्ग है, निकटतम मार्ग है, उसके द्वारा हमने वमन करा दिया। तो अब जो हमारे पास वमन जो इंक्रीज हुआ वो वमन था उसको हमने शमन करा दिया। तो बेसिकली हमने त्रिदोष का क्या कर दिया, साम्य स्थापित कर दिया, फिर से हम अपुनर्भव को प्राप्त हो गए। ये पंचकर्म की परिभाषा है। चलो, हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया, उसकी डेफिनेशन देख ली। तीसरा हम क्या करेंगे कि भाई पंचकर्म हमने देख तो लिया क्या है, पर उसमें आता क्या क्या है। चलो देखो, उसमें आता है वर्णा। वर्णा से क्या, शरांगधर जो शरांगधर हैं, आचार्य शरांगधर हैं, उनका हम याद रखेंगे। उनके हिसाब से पंचकर्म में क्या क्या आता है, वो आता है वर्णा। क्या, वमन, रेचन, रेचन मतलब विरेचन, और नस्य, निरूह और अनुवासन, ये 5 चीजें आती हैं। याद हो गया। अष्टांग हृदय ने एक और चीज इंक्लूड कर दी, क्या, असर्वसूति मतलब रक्त मोक्षण, बाकी सब वही, निरूह, वमन, काय, काय मतलब काय विरेचन, और शिरोरेख मतलब नस्य शिरोरेचन, और असर्वसूति। हम देखते हैं एक टेबल। भाप्रकाश ने क्या बोला, प्रथमम वमनम पश्चात विरेक अनुवासनम एतानी पंचकर्माणि निरूह नावनम तथा। देखो, चरक, भाप्रकाश और शरांगधर, इन्होंने तो सिंपल जो हम वमन, विरेचन, अनुवासन वस्ती, निरूह वस्ती और नस्य माना है। वाग्भट ने रक्त मोक्षण एक एक्स्ट्रा माना हुआ है और नस्य को शिरोरेचन नाम दे दिया, और अनुवासन माना नहीं है, निरूह माना हुआ है। ठीक है, और डलहन ने क्या माना है, उसने सब माना है, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण। ठीक है, अच्छा, अब आता है कि संहिताओं में पंचकर्म शब्द का कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है। देखो, चरक में कहाँ आता है, चरक के दूसरे नंबर अध्याय में आता है, वहां पे सबसे पहले पंचकर्म शब्द का जो है प्रयोग किया गया। ठीक है, और उसके अंदर जो भी उपयोगी द्रव्य होते हैं उनके बारे में बताया। तस्य शीते अध्याय चैप्टर नंबर 6, उसमें क्या बताया कि भाई बसंत ऋतु के अंदर हमें वमन आदि कर्म कराने का निर्देश है। इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा ये भी याद रख लो कि अच्छा 28 के अंदर बताया कि अस्थि में जो भी आश्रित योग होते हैं उनमें पंचकर्म कराना चाहिए, ज्यादा करके क्या बस्ती करानी चाहिए और तिक्तद्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। क्यों,
अब अस्थि क्या है, वायु का स्थान है। बस्ती बात की अच्छी बढ़िया चिकित्सा है। तिक्त द्रव्य कौन सा महाभूत प्रदान होता है, वायु और आकाश। अस्थि में भी वायु और आकाश महाभूत प्रदान होता है, सो इस वजह से करा सकते हैं, ठीक है। फिर ये थोड़ा बहुत आप ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। फिर आ जाता है सुश्रुत सुश्रुत संहिता में किधर किधर वर्णन है। तो सुश्रुत के 13वें अध्याय के अंदर मधुमेह की चिकित्सा जहाँ बताई हुई है, वहाँ पे बोला है कि पंचकर्म गुणा अतीत कुष्ठ की चिकित्सा और मधुमेह बताया, जो मधुमेह में बताए गए योगों के द्वारा करनी चाहिए। फाइन। उसके बाद दलहन, ये थोड़ा सा एक अलग से किस्म का जो पॉइंट आ जाता है। उपरोक्त श्लोक में पंचक्रम शब्द पर टीका करके वमन आदि कर्म ऐसा पाठ किया है, ठीक है। उसके बाद आता है कि सुश्रुत के जो टीकाकार आचार्य दलहन है, उन्होंने पंचकर्म जो सुश्रुत के द्वारा बताए गए पूर्व कर्म के अंतर्गत वर्णन किया है। तो दलहन ने क्या किया है, दलहन ने जो पंचकर्म का वर्णन किया है, वो बोलते हैं कि जो सुश्रुत ने बताया हुआ त्रिविध है ना, पूर्व प्रधान और अपना पश्चात क्रम, तो उसके अंदर भी जो पूर्व क्रम होता है उसके अंदर बताया है दलहन ने कि पंचक्रम आता है, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना। चलो देख लेते हैं त्रिविध क्रम में क्या क्या है। देखो पूर्व क्रम बताया, इसके अंदर ना इन्होंने 3 हिस्से किए हैं बेसिकली त्रिविध क्रम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो बस आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत लिख सकते हैं आप कि भैया जो लंघन आदि मतलब लंघन पाचन दीपन स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण, ये सब पूर्व क्रम में आते हैं, ठीक है। फिर व्रणस्य पाटन, व्रण का पाटन करना, रोपण करना प्रधान क्रम में आते हैं। बल वरण अग्नि आदि कार्यम तो पश्चात क्रम, तो बल वरण अग्नि आदि को बढ़ाने वाली जितनी भी चिकित्सा है वो पश्चात क्रम में आती है। फिर जो उन्होंने सेकंड डिवीजन की है वो क्या कहा है, संचय प्रकोप प्रसव स्थान दंशय पूर्व रूप की उत्पत्ति, ये सब अवस्था, ये इन प्रत्येक अवस्था में जो है पूर्व क्रम किया जाता है। रोग उत्पत्ति के बाद में हम प्रधान क्रम करते हैं और रोग उत्पत्ति के बाद पुनर्उद्भव ना हो इसलिए हम पश्चात क्रम करते हैं। पढ़ लेते हैं, सारे पढ़ लेते हैं। तृतीय के अंदर क्या है कि शोधन के संदर्भ में पूर्व क्रम में बताया है पाचन स्नेहन स्वेदन, प्रधान क्रम में वमन विरेचन बस्ती और नस्य रक्त मोक्षण बताया है और पश्चात क्रम में पेय विलेपी वगैरह संसर्जन का बताया, ठीक है। तो ये है जो थोड़ा थोड़ा हम छोड़ भी सकते हैं हिस्सा कि संहिताओं में किधर किधर वर्णन है, पर हाँ थोड़ा हमें आइडिया ज़रूर होना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं कि ठीक है हमने अभी परिभाषा पढ़ ली, पंचक्रम पता चल गया कि उसमें क्या क्या आता है, थोड़ा बताओ तो सही कि है क्या क्या। तो देखते हैं, सबसे पहले वमन देखते हैं क्या मतलब है वमन का। तत्र दोष हरणम उदर्भ भागम वमन संज्ञा, मतलब जब हम दोषों का हरण करना हो किधर से करना हो, उधर ऊपर वाले भाग से करना हो, मुख से बाहर निकालना हो, तो उसे वमन कह देते हैं। फिर आ जाता है विरेचन, अधो भागम विरेचनम, मतलब अगर दोषों को हम नीचे वाले भाग से निकालें तो उसे विरेचन कहते हैं। उसके बाद उभयम वा, मतलब इसे हम अगर दोनों मार्ग से मतलब ऊपर से भी अगर निकाल रहे हो दोषों को, नीचे भी निकाल रहे हो, तब भी हम विरेचन कह देते हैं, ठीक है। बस्ती, बस्ती ना दियते इति बस्ती, मतलब बस्ती मार्ग यानी मूत्राशय द्वारा जब द्रव औषधों को अभ्यंतर प्रविष्ट करने को बस्ती कहते हैं। फिर आ जाता नस्य, नस्य का मतलब क्या, औषधम औषध सिद्धम स्नेहो वा, नासिका व्याम दिए थे, मतलब औषध को या औषध से सिद्ध किया हुआ कोई भी स्नेह वगैरह है, जब हम उसे नासिका से देते हैं तो उसे हम नस्य कह देते हैं, ठीक है। फिर रक्त मोक्षण क्या है, रक्तस्य मोक्षणम, रक्त मोक्षणम मतलब शरीर के किसी भी स्थान के अंदर स्थान विशेष से रक्त का जब हम निकालते हैं तो उसे हम रक्त मोक्षण कहते हैं। अब वही रक्त मोक्षण को थोड़ा सा और इन्होंने एलेबोरेट किया कि भाई इसकी 2 विधियां होती हैं। अब क्या क्या विधियां होती हैं, रक्त मोक्षण मतलब खून निकालना, या तो शस्त्र का यूज करके निकालेंगे या बिना शस्त्र के निकालेंगे। तो वही बात अशस्त्रकृत और शस्त्रकृत। अब जो बिना शस्त्र के किएंगे उसमें क्या याद रखना है, सजा, सजा मतलब शरिंग, जलोका और अलाबू, ये पर्टिकुलरली कौन से दोष वात पित्त कफ दुष्टि में यूज किया जाता है। शस्त्रकृत में क्या, सिरा का वेदन करना और परचान मतलब छोटा मोटा कट सा लगा देना, ये हो गया। अच्छा अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, ये इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई पंचकर्म चिकित्सा के सिद्धांत क्या है, ये श्लोक याद कर लेंगे कि भैया पंचकर्म चिकित्सा का सिद्धांत ये है कि दोषः क्षीणा बृहणतव्या कूपिता प्रशम्यतव्या वृद्धा निर्हर्तव्या, ये क्या हो गया, और समा परिपाल्या इति सिद्धांत। मतलब ये कि अगर हमारे पास जो दोष हैं, ठीक है, वो क्षीण हो रखे हैं तो उनको तुम्हें बढ़ाना है, ठीक है। अगर हमारे पास दोष हैं वो कुपित हो रखे हैं तो उनको तुमने क्या करना है, प्रशमन करना है, ठीक है जी। और अगर हमारे पास दोष वृद्ध हो रखे हैं तो उन्हें क्या करना है, बाहर निकाल देना है। सम दोष है तो उनका परिपालन कर लो। सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सा प्रिंसिपल बताया है। तो ये हमारे पास सुश्रुत की चिकित्सा स्थान 30 में बताया है।
फिर उससे अगला इंपॉर्टेंट बात आती है कि पंचकर्म का महत्व या प्रयोजन क्या है। कहता है दोषा कदाचित कुपियंती जिता लंघन पाचने, मतलब अगर तुमने दोषों को लंघन या पाचन से जीता है, मतलब लंघन या पाचन करा के ठीक किया है, तो वो वाले दोष तो फिर भी कुपित हो सकते हैं। पर अगर तुमने दोषों को किससे जीता है, संशोधन से जीता है, ना तेषाम पुनरुद्भव, वो कभी भी वापस उत्पन्न नहीं होंगे। ये भी श्लोक इम्पोर्टेंट है, चरक सूत्र 16 का है। ये पंचकर्म का महत्व या प्रयोजन है। ठीक है, सब जगह छाप सकते हैं ये श्लोक। यही एक्सप्लेनेशन है कि सभी लंघन पाचन से जीते हुए दोष पुनः कुपित हो सकते हैं, लेकिन संशोधन से जीते दोष कभी भी नहीं होते। ठीक है, फिर आता है कि पंचकर्म जिन जिन कारणों से किया जाता है उन्हें 3 भागों में विभक्त किया है। आगे हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई हम पंचकर्म 3 लोगों को कराएंगे। एक जो स्वस्थ लोग हैं, दूसरा रसायन वाजीकरण, अगर हमने जिनको सेवन कराना है भाई उनको अच्छी गुण प्राप्ति के लिए कराएंगे। उसके बाद रोग अनुसार पंचकर्म भी जो है करा सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम आगे करेंगे। बेसिकली ये वाला जो हिस्सा आएगा ये किसके अंदर आएगा, जो हमारे पास सिलेबस का हिस्सा है इम्पोर्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन टाइप्स। ठीक है, उसमें ये लिखेंगे। उसके बाद आता है अष्ट महादोषकर वर्ज्य विषय। अगर पंचकर्मा के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पंचकर्मा के बाद कुछ चीजें वर्जित होती हैं जिनको नहीं करना होता, तो ये श्लोक हम सब जगह छाप सकते हैं, लिखना जरूरी है। मतलब वमन है तो उसके एंड में जाके बताओ कि वर्जित विषय क्या है, विरेचन है तो उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या है वो देखते हैं। उच्चे भाष्य मतलब जोर से बोलना, रथ शोभ रथ की यात्रा करना, अति चक्रमण आसने मतलब बहुत ज्यादा चलना या आसन ज्यादा ग्रहण करना, अजीर्ण अहित भोज्य मतलब या तो अजीर्ण खाना या अहित भोजन सेवन करना, दिवा स्वप्नम या तो दिन में सोए रहना और मैथुन करना। ये जो है ये 8 महादोषकर वर्ज्य विषय हैं, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट श्लोक है, चरक सिद्धि 12 का है। ठीक है, फिर आता है पंचकर्म के उपरांत हमारे पास परिहार काल कितने समय का होना चाहिए। तो चरक जी महाराज बोलते हैं द्विगुण काल, सुश्रुत बोलते हैं 1 माह या पुनः बलवान होने तक। ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन जो पंचकर्मा के लिए हमने कर लिया। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था अगला पॉइंट क्या था, इंट्रोडक्शन टू पंचकर्मा देख लिया, पंचकर्म एंड शोधन। ठीक है, ये देख लेते हैं। पंचकर्म एंड शोधन में क्या आता है कि भाई हमें सबसे पहले समझ आना चाहिए, हमने मतलब बेसिकली इन दोनों को थोड़ा सा रिलेशन बताना है क्या है। तो मैं पंचकर्मा तो समझ आ गया क्या है, अब शोधन का परिभाषा देखते हैं। शोधन का मतलब है कि जिससे दोष धातु मल आदि विकारी भावों को शरीर से बाहर निकालना, उसे हम शोधन कहते हैं। ठीक है, और ये कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है ये। फिर पंचकर्म बोलता है कि केवल शोधन नहीं है, ये हमने देखा ना, वो प्राय डेफिनेशन पढ़ा था। तो पंचकर्म अकेला शोधन मात्र नहीं है, यह प्रायश्च शोधन है, समझे। अब क्योंकि अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो कहते हैं कि जो निरूह है, अब अगर हम थोड़ा निरूह बस्ती वगैरह पढ़ेंगे या नस्या वगैरह पढ़ेंगे तो उनके भेदों में क्या आता है, एक ब्रीहण बस्ती आता है, या ब्रीहण नस्या टाइप करके टाइप आता है, तो उनका वर्णन है। तो अगर कल अकेला जो पंचकर्म है वो शोधन ही होता तो हमारे पास ब्रीहण बस्ती नाम की कोई चीज ही नहीं होती ना। तो ये बात है। सिमिलरली और एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने समझाया है कि जैसे अनुवासन है वो प्राय ब्रीहणत्व के लिए प्रसिद्ध है, बस्ती में जो शमन बस्ती लेखन बस्ती है, नस्ये में भी शमन नस्या है, तो जिससे उनका शमन और लंघनत्व स्वभाव होता है, अर्थात ये केवल शोधन कर्म नहीं करती हैं। क्लियर है, क्लियर है। सो हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो पंचकर्म के कर्म है वो अकेले शोधन नहीं अपितु प्राय शोधन है। चरक ने भी शोधन कर्म में अनुवासन छोड़कर शेष 4 को शोधन माना है। इसका अर्थ उनमें शोधन कर्म है, केवल शोधन नहीं है, ये बात याद रखनी है। पंचकर्म एक ब्रॉड टर्म है, वो अकेला शोधन मात्र नहीं है, वो बहुत सारे एरियाज में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है कि वाग्भट ने, ये तो हमने ऊपर चरक की बात कर ली, वाग्भट ने अष्टांग हृदय में 5 पंचकर्म कहे हैं, ऐसा मतलब 5 पंचकर्म है ऐसा कहीं भी नहीं बताया।
उसने सीधी बात बोली है कि 5 प्रकार के शोधन निर्दिष्ट हैं। तो उन्होंने आगे हमने पढ़ लिया था वमन विरेचन, निरूबस्थि और शिरोविरेक और असर होती है, ठीक है, अष्टांग हृदय का देख ही लिया था। फिर आता है कि पंचकर्म, जो केवल चरक जो भाई हैं उन्होंने बोला था पंचकर्म शब्द का प्रयोग किया, बाकियों ने तो पंचशोधन ही बताया, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा इधर हुआ। अच्छा, इसके बाद एक थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है वो ये है कि पंचकर्म में रक्त मोक्षण ना होने के कारण क्या है। देखो, काया चिकित्सा बेसिकली 3 रीजन हैं। ये माना जाता है कि हम पंचकर्म में रक्त मोक्षण इन्होंने इंक्लूड क्यों नहीं किया। कहते कि काया चिकित्सा प्रधान ग्रंथों में रक्त मोक्षण को जो है वो शल्य प्रधान समझकर उनको महत्व नहीं दिया। पहली बात तो ये इम्पोर्टेंस नहीं थी मानी, तो इसलिए। दूसरी बात है कि ये बात एक आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं उनके द्वारा ही शोधन होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास वमन विरेचन जो है, देखो मुख से जो प्रयुक्त औषध होती है वो अमाशय रोगों को दूर करती है वमन विरेचन द्वारा, ठीक है। गुद्ध से जो प्रयुक्त औषध होती है वो पक्वाशयगत रोगों को दूर करती है विरेचन बस्ती द्वारा। वैसे नासा से प्रयुक्त जो औषध होती है वो तो उदरजनित रोगों को दूर करती है नस्य उपाय द्वारा। तो इन सब में क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, उनके द्वारा शोधन हो रहा है। रक्त मोक्षण में ऐसा कोई भी प्राकृतिक स्रोत नहीं होता, उसमें कृत्रिम मार्ग बनाना पड़ता है। तो वही जो आत्रेय के जो शिष्य वगैरह थे उन्होंने ये बोला था कि शोधन कर्म विल बी कैरिड आउट थ्रू प्राकृतिक स्रोतस, तो इस वजह से भी जो है रक्त मोक्षण को नहीं माना। बाकी वही बात है कि वमन विरेचन आदि में दोष व्यवस्था होती है, ठीक है। हमें पहले से पता है कि वमन जो है वो कफ के लिए, कफ को ठीक करता है, विरेचन पित्त के लिए, बस्तीवात के लिए, परंतु रक्त मोक्षण का सीधे सीधे कोई दोष व्यवस्था नहीं है। वो तो आश्रय भाव से मानते कि पित्त दोष से संबंधित है, ठीक है ना, इसलिए। बाकी एक और चीज़ आ जाती है कि दोष अनुसार शोधन में हम ये भी लिख सकते हैं, पता ही है कि भाई वमन जो है श्लेष्मा पित्त विरेचन ये सब, ठीक है, ये तो हम सबको पता है, पार बननी पड़ेगी। अच्छा, ये पार्ट हुआ हमारा यहाँ तक खत्म। अब हमारे पास आता है कि संशोधन के भैया गुण क्या हैं, या फिर हम बोलें कि बेनिफिट्स ऑफ पंचकर्मा क्या हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, हम यह भी याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है एवं विशुद्ध कोष्ठस्य काय अग्नि अभिवर्धते, मतलब अगर संशोधन हम बंदे को कराते हैं तो पहली बात वो काय, उससे क्या होगा, एक बेनिफिट होगा कि जो काय अग्नि है वो तीक्ष्ण होती है, काय अग्नि अभिवर्धते, ठीक है। कोष्ठ का शोधन हुआ, काय अग्नि बढ़ी। व्याध्यश्च उपशाम्यते, मतलब व्याधियां जो होती हैं वो प्रशमित होती हैं। प्रकृतिश्च अनुवर्तते, मतलब स्वास्थ्य यानी प्रकृति का अनुवर्तन होता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि वर्णश्च प्रसिद्धति, ऑब्वियस सी बात है, इंद्रिय या फिर मन बुद्धि वर्ण ये खेल खेल के इनमें श्रेष्ठता आती है, ठीक है। फिर आता है बलम पुष्टि वगैरह हमें प्राप्त होती है, वही बल की वृद्धि होती है, शरीर में पुष्टि आती है, अपत्य या संतान उत्पत्ति होती है, ठीक है। अपत्य वृषता च से जायते, जरा कृष्णेन लभते, मतलब जो हमारे पास बुढ़ापा है, वृद्धावस्था जो होती है वो देरी से आती है। फिर रोग रहित दीर्घ आयुष को प्राप्त होता है, ठीक है, वही चिरंजीवी। तो ये हमारे सब बातें जो है ये हमने थोड़ा सा दिमाग लगा के इनको अपने माइंड में बिठाना है, और हम ये वाली बात भी कहीं भी लिख सकते हैं, संशोधन के गुण बेनिफिट क्या है पंचकर्मा के, ठीक है। तो ये हुआ। फिर इंट्रोडक्शन का तीसरा पॉइंट, जो तीसरा हिस्सा आता है वो क्या आता है, एक ही चैप्टर एक ही वीडियो में कवर कर दें क्या, चलो कर ही देते हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पंचकर्म इन प्रमोशन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, मतलब स्वास्थ्य रक्षण और व्याधि हर में पंचकर्म का महत्व क्या है, ठीक है। देखो, हमने जो पहले बताया था महत्व वगैरह इंपॉर्टेंस वगैरह पीछे हमने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो इस चीज़ में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ पंचकर्मा है वो भी इस चीज़ में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। सिद्धांत जो है हमने पीछे बताया, अगर मान लो हमें क्वेश्चन यही आ जाता है इंपॉर्टेंस बताओ, तो हमने वो थोड़ा ना छोड़ना है, तो वो चीज़ भी इसमें लिखी जा सकती है। अब उसके अलावा और क्या लिखा जा सकता है वो देखते हैं, सिद्धांत वगैरह भी इसमें लिखा जा सकता है। मैंने बोला था पीछे भी हम पढ़ के हटे थे कि 3 लोगों में पंचकर्मा यूज किया जाता है, स्वस्थ, रोग और वाजीकरण और रसायन वालों के लिए, है ना। देखो, अब स्वस्थ मनुष्यों में पंचकर्म कैसे है, दैनिक नित्य कर्म में, जैसे कि दैनिक नित्य कर्म में स्नेहन अभ्यंग क्षीर तेल प्रतिमर्श नस्य पादाभ्यंग मात्रा वस्तीकरण तेल आदि पंचकर्म की विधियों का नित्य दैनिक जीवन में प्रयोग करना चाहिए, इससे जो है शरीर बलिष्ठ और स्वास्थ्य बनता है, ठीक है, बात खत्म।
ऋतुचर्या में क्या हिसाब है इसका कि जैसे वर्षा ऋतु है उसमें क्या होता है, वात प्रकोपित होती है तो उसमें बस्तीकर्म यूज करो, ठीक है। वैसे ही हमारे पास शरद ऋतु उसमें पित्त प्रकोप होता है तो उसमें विरेचन कर्म का यूज हो सकता है। बसंत ऋतु में क्या होता है, कफ, तो वमन द्वारा उसका हम निर्धारण कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब आता है अधारणीय वेग धरण जन्य आवस्थिक विकारों में। अब विकार वाले देख लेते हैं। मान लो उत्तर आदि 13 प्रकार के जो प्राकृतिक वेगों को अधिक देर धारण करने से अनेक प्रकार के कष्टप्रद रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन रोगों को निवारण हेतु पंचक्रम के विविध विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मूत्र वेग धारण से उत्पन्न जो विकार होते हैं उसके अंदर अवगाहन, स्वेदन, अभ्यंग, त्रिविध बस्तीकर्म यूज कर सकते हैं। पौटी का वेग पुरुष वेग अवरोध कर लिया तो उसमें भी अवगाहन बस्ती वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हुई, ये स्वस्थ लोगों में आया और रोग वालों में आया, ठीक है। तथा रसायन आदि में क्या है, देखो इन कर्मों के द्वारा क्या होता है, शरीर में बल प्राप्ति होती है और संतान उत्पत्ति करने की क्षमता वगैरह इंक्रीज करती होती है, ठीक है। तो ये सभी जो क्रिया होती है ये तभी कार्यकारी होती हैं जब इनके प्रयोग से पहले पंचकर्म किया जाए। वो हमने पढ़ा ही था, क्या पढ़ा था रसायन वाले चैप्टर में, हम पढ़ते नहीं है कि जैसे कि हमारे पास कपड़े होते हैं उनके ऊपर मैल जम जाती है तो कपड़ों पर रंग रोगन जो है करने के लिए उसकी सफाई की जाती है। उसी प्रकार शरीर के अंदर जो स्रोतस में संचित मल होते हैं उनको निकालने के लिए संशोधन उपचार किया जाता है, जिसके बाद दी जाने वाली जो औषध होती है, दोष शामक, रसायन, वाजीकरण, जो मर्जी दे दो, वो अपने अपने कार्य को संपन्न करने में सफल होती है। तो ये इतनी सी बात है रसायन के अंदर, ठीक है। अब रोग अनुसार पंचकर्म में हम थोड़ा सा पहले भी देख लिया, अभी भी देख लेते हैं। रोगों के अनुसार रोगी के बल, काल, वयस, सत्व, अग्नि आदि की परीक्षा करके पंचकर्म का प्रयोग करने का विधान है। फॉर एग्जाम्पल प्रमेह, पांडुवात, व्याधिवात, रक्त, राजयक्ष्मा, कुष्ठ रोग में बहुदोष युक्त होने पर वमन, विरेचन वगैरह का विधान है। सिंपल सी बात है। विष प्रतिकार में भी हम पंचक्रम यूज करते हैं, जैसे विष चिकित्सा में 24 उपक्रम बताए हैं, उसमें भी पंचक्रम की विधि आती है ना, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण। दूषी विष की चिकित्सा में आश्रित होने में दूषी विष के रक्त में आश्रित होने के कारण सीरावेद और पंचक्रम का विधान है, ठीक है ना। उसके बाद आता है जनपदोध्वंस में भी पंचक्रम बताया, उसमें भी यही बोला है कि भैया जनपदोध्वंस के अंदर हमारे पास पंचक्रम चिकित्सा श्रेष्ठ बताई है, रसायन का विधिवत प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल था। इसी के हिसाब से हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है सिलेबस का वो होता है, फर्स्ट पॉइंट का जो सब पॉइंट है वो होता है खत्म, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो और ठीक है, वीडियो को देख लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अच्छे से पढ़ाई करो, शेयर करो।